नमस्ते दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेबर लॉ के ऊपर एक नया वीडियो। आज हम इसका 14वां भाग देखेंगे। लेबर लॉ के ऊपर ये 14वां वीडियो है। तो इसी तरफ हम आपको बता दूं, अभी इन दिनों में औद्योगिक विवाद अधिनियम चल रहा है और उसके ऊपर आज 9वां वीडियो आप देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम धारा 18 से। धारा 11 से लेकर 17 तक का हम देख चुके हैं पहले, और आज हम देख रहे हैं धारा 18। हमारा विषय इन दिनों में चल रहा है प्राधिकारियों की प्रक्रिया, शक्तियां और कर्तव्य। और प्राधिकारियों से हमारा तात्पर्य क्या है वो मैं आपको बता दूं। बोर्ड, न्याय, श्रम न्यायालय, न्यायालय, अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण इसके अंतर्गत आते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत धारा 11 से लेकर धारा 21 तक की धाराएं आती है। और आज इस अध्याय का समापन होगा प्राधिकारियों की प्रक्रिया, शक्तियां और कर्तव्य के बारे में। तो शुरुआत करते हैं धारा 18 से। वे व्यक्ति जिन पर समझौते और अधिनिर्णय आबद्ध कर होंगे, अधिनिर्णय या अवार्ड जिसको हम कहेंगे, वो किसके ऊपर आबद्ध कर होंगे उसके बारे में धारा 18 में बताया गया है। नियोजक और कर्मकार के बीच हुए करार द्वारा किया गया ऐसा समझौता जो सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में न होकर अन्यथा हुआ है, करार के पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा। नियोजक और कर्मकार के बीच में कोई भी तरह का एग्रीमेंट, करार हुआ है या कोई भी दूसरा इस तरह का कोई समझौता हुआ है, कोई सेटलमेंट हुआ है, तो सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में, यानी सुलह का परिणाम नहीं है, आपस में स्वेच्छा से किया गया कोई समझौता है, वो करार के पक्षकार जितने भी हैं उन सब के ऊपर बाध्यकारी रूप से लागू होगा, यानी उन्हें मानना ही होगा, बाइंडिंग होगा, ये बाध्यकारी रूप से आबद्ध कर होगा। टाटा केमिकल्स बनाम उसके कर्मकार गण के केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि व्यवसायी संघ कर्मकारों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कोई ट्रेड यूनियन है जो अधिकतर कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उक्त निपटारा कर्मकारों के अल्पमत वाले संघ पर जो निपटारे के पक्षकार नहीं थे लागू नहीं होगा। यानी केवल बहुमत ने कहा है तो बहुमत पर ही लागू होगा। अल्पमत अगर उस बहुमत से सहमत हो जाता है तो अल्पमत के ऊपर भी वही निर्णय लागू हो जाएगा। कारण यह है कि बहुमत जो था केवल वही समझौते का पक्षकार था। अल्पमत या थोड़े से जो मजदूर थे वो समझौते के पक्षकार नहीं थे, तो उनके ऊपर वह समझौता लागू होगा ही नहीं। तो वापस देखते हैं धारा 18 की उपधारा 1। नियोजक और कर्मकार के बीच हुए करार द्वारा किया गया ऐसा समझौता जो सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में न और अन्यथा हुआ है, करार के पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा। यानी सुलह को छोड़कर और किसी भी स्टेज पर पक्षकारों के बीच में स्वेच्छा से अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उस समझौतों को करने वाले जितने भी पक्षकार है, मजदूरों की तरफ से एक मजदूर हो, चाहे एक से ज्यादा मजदूर हो, चाहे व्यवसाय संघ हो या व्यवसाय संघ में से काफी बड़ा समूह हो, जितने लोगों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं मजदूरों के उस वर्ग पे लागू होगा। ठीक इसी तरह से नियोजक एक हो या एक से अधिक हो, जितने नियोजक वर्ग ने या प्रबंधक वर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं वह भी उनके ऊपर लागू होगा। अब देखते हैं धारा 18 की उपधारा 2। यह कहती है कि उपधारा 3 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए यह है कि माध्यस्थम पंचाट जो प्रवर्तनीय हो गया है, करार के उन पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा जिन्होंने विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया था। धारा 3 के जो प्रावधान है वह तो मानना ही है। और अगर माध्यस्थम पंचाट यानी कि दोनों पक्षकारों के बीच में कोई विवाद था और उसे किसी मध्यस्थ के द्वारा हल करवाया गया और मध्यस्थ ने जो निर्णय दिया वो माध्यस्थम पंचाट है, और माध्यस्थम पंचाट जब लागू होने योग्य हो गया, प्रवर्तनीय हो गया हो, करार के उन सभी पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा जिन्होंने विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया था। यानी जिस जिस पक्षकार ने कहा था कि हमारे बीच का जो विवाद है इसको किसी मध्यस्थ के द्वारा हल करवा दिया जाए, बाद में भले ही वो प्रोसीडिंग के अंदर पूरी तरह से सक्रिय रूप से भागीदार ना रहा हो, लेकिन निर्देशित जब किया गया था उस समय वे सहमत थे, तो ऐसी स्थिति में अब माध्यस्थम के द्वारा दिया गया जो भी अधिनिर्णय है जिसको हम पंचाट कहेंगे,
उस पंचाट को सबके ऊपर लागू किया जाएगा, सबके ऊपर लागू होने योग्य वह पंचाट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखी धारा 18 की उपधारा नियोजक और कर्मकार के बीच एग्रीमेंट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सब पर लागू होगा। और अगर दो या दो से अधिक पक्षकारों ने मिलकर यह तय किया कि मामले को मध्यस्थम पंचाट के द्वारा हल करवाना है, यानी कि किसी मध्यस्थ के द्वारा हल करवाना है, तो उस मध्यस्थ के द्वारा, आर्बिट्रेटर के द्वारा जो भी डिसीजन दिया गया है जिसको हम पंचाट बोलते हैं, तो वह पंचाट अब उन सभी लोगों पे लागू होगा जिसने आर्बिट्रेशन के लिए मामला एक्सेप्ट किया था या निर्देशित किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। धारा 18 की उपधारा 3, इस अधिनियम के अधीन सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में किया गया समझौता या ऐसे मामले में जिसमें धारा 10 क की उपधारा 3 क के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, कोई माध्यस्थम पंचाट, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का कोई निर्णय जो प्रवर्तनीय हो गया है, वह निम्न के ऊपर आबद्ध कर होगा। किस पर होगा वो हम सूची देखते हैं, लेकिन पहले इसको फिर से समझते हैं। इस अधिनियम के अधीन सुलह कार्यवाही चल रही है और उसके अनुक्रम में कोई समझौता हो गया है या मामले के किसी भाग में धारा 10 क की उपधारा 3 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है। अधिसूचना 30 दिन की है, जो भी है निकाली गई है, अधिसूचना निकाली गई है। कोई माध्यस्थम पंचाट जो है या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का कोई अधिनिर्णय है, वो प्रवर्तन होने योग्य हो गया है तो आबद्ध कर होगा। किस पे? सबसे पहले औद्योगिक विवाद के सभी पक्षकारों के ऊपर, जितने भी पक्षकार है सबके ऊपर वह आबद्ध कर होगा। पक्ष और विपक्ष जो भी है सबके ऊपर आबद्ध कर होगा। और किस पे होगा? औद्योगिक विवाद के सभी पक्षकारों पर तो होगा ही होगा। इसके अलावा कार्यवाही में हाजिर होने के लिए विवाद के पक्षकारों के रूप में सम्मिलित अन्य पक्षकारों पर, हाजिर होने के लिए विवाद के पक्षकार मानते हुए किसी न्यायालय, अधिकरण, श्रम न्यायालय या राष्ट्रीय अधिकरण ने अगर किसी को सम्मन इसलिए जारी किया कि उसे विवाद का पक्षकार बनाया जाए, तो इस तरह से सम्मन देके विवाद का पक्षकार बनाने के लिए बुलाए गए जितने भी व्यक्ति है उन सब पर भी लागू होगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, वो क्या है वो भी देखिए। जब तक कि ऐसा स्थिति कोई मध्यस्थम, कोई बोर्ड, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ये राय अभिलिखित कर दे कि वे उचित हेतु के बिना इस प्रकार सम्मिलित किए गए थे, यानी कि अगर बोर्ड, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ये लिख के दे दे कि बिना किसी उचित कारण के उन्हें सम्मिलित कर दिया गया है और अब उन्हें पक्षकार बनाने की जरूरत नहीं है या इस तरह से उनके ऊपर निर्णय लागू नहीं होगा, इस तरह की घोषणा कर दे, तब वह निर्णय, अधिनिर्णय या पंचाट लागू नहीं होगा। अन्यथा कार्यवाही के पक्षकार के रूप में अगर किसी को सम्मन देके बुलाया गया है तो वह अधिनिर्णय या पंचाट सबके ऊपर लागू होगा। जहां की खंड क या खंड ख में निर्दिष्ट पक्षकार नियोजक है, वहां विवाद से संबंध संस्थापन की बाबत उसके वारिसों, उत्तराधिकारी और समनुदेशितों पर, जो भी विवाद से संबंधित पक्षकार है उन पे तो लागू होगा ही होगा। उनके जो भी उत्तराधिकारी है, उनके जो वारिस है, उनके जो असाइनी हैं यानी उनके जो प्रतिनिधि है, उन सब पर लागू होगा। जैसे किसी कारखाने के बारे में कोई निर्णय दिया गया, अब कारखाने के जो मालिक था वह नहीं रहा, और तो ऐसी स्थिति में उसके वारिस, कभी कभी मालिक जिंदा होता है लेकिन फिर भी उसका हकदार नहीं होता, जैसे पागल हो गया है या दिवालिया हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में जिसको वो उत्तराधिकार में मिला हो वह, या समनुदेशिति, समनुदेशिति यानी कि और किसी तरीके से वह संपत्ति उन पे किसी और को ट्रांसफर हो जाती है तो वह भी, जैसे उस फैक्ट्री को बेच दिया गया और फैक्ट्री को बेचने के साथ ही उसके मजदूर, मशीनरी सब पहले की तरह ही काम करते रहे, लेकिन उनका मालिकाना हक केवल बदल गया है। अब निर्णय उन पे भी लागू होगा जो बाद में फैक्ट्री खरीदेंगे, यानी वो जहां जहां रहेगी फैक्ट्री वहां वह निर्णय प्रभावी हो गया, तो वो हो गए समनुदेशिति। तो वारिस, उत्तराधिकारी या समनुदेशिति के ऊपर भी वह निर्णय लागू होगा।
जहां की खंड क या खंड ख में विनिर्दिष्ट कोई पक्षकार कर्मकारों से ही मिलकर बना है, वहां उन सभी व्यक्तियों पर जो यथास्थिति उस स्थापन या स्थापन के भाग में जिससे विवाद का संबंध है, विवाद की तारीख को नियोजित थे, और ऐसे सभी व्यक्तियों पर जो संस्थापन या भाग में तत्पश्चात नियोजित हो जाते हैं, आबद्धकर होगा। किसी को किसी कारखाने के संबंध में या किसी भी स्थान पर नियोजित कोई पक्षकार है, जैसे मजदूर वर्ग और मालिक वर्ग, उनके बीच में विवाद हुआ और विवाद के ऊपर कोई निर्णय दिया गया, लेकिन इस बीच में कुछ लोग नौकरी छोड़कर चले गए, तो भी उनके ऊपर जिस दिन मामला पेश किया गया था उस तारीख से निर्णय को लागू किया जाएगा। तो जो निर्णय से पहले भी नौकरी छोड़ के चले गए, अब वो उनपे भी लागू रहेगा। इसी तरह से जो नए लोग आएंगे, जो अब तक थे ही नहीं कर्मचारी, जो नए कर्मकार आएंगे, उनके ऊपर भी वह निर्णय उसी तरीके से लागू रहेगा। इस तरह से इस निर्णय का विस्तार किया गया है। विधिक एजेंसी की सहायता से हुए निपटारे की स्थिति देखते हैं। जहां कोई निपटारा विधिक एजेंसी की सहायता से पक्षकारों के बीच में तय हुआ है, तो वह निपटारा निम्न व्यक्तियों पर प्रभावकारी होगा या प्रभावी होगा। किस पे होगा वो देखते हैं। नंबर 1, हम ये उस सारांश देख रहे हैं जो हमने पिछली धारा 18 के उपधारा 3 में देखा। औद्योगिक विवाद से संबंधित पक्षकारों पर होगा। ऐसे सभी पक्षकार जिनको न्यायाधिकरण की कार्यवाही में विवाद के पक्षकार के रूप में बुलाया गया था, बशर्ते कि संबंधित पदाधिकारी रिकॉर्ड पर अपनी सम्मति प्रस्तुत करता है कि पक्षकार बिना किसी अन्य आधार के बुलाए गए हैं, तो उनके ऊपर भी निर्णय लागू होगा। नियोजक के वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि या जिसके औद्योगिक प्रतिष्ठान के उक्त विवाद संबंध रखता है उनके ऊपर, और वे सभी व्यक्ति जिनको प्रतिष्ठान में नियोजित किया गया था या विवाद उत्पन्न होने की तिथि पर वे उससे संबंधित थे, एवं सभी व्यक्ति जिनको औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित किया गया है, सबके ऊपर में निर्णय लागू होगा। हम जो पिछली धारा में पढ़ चुके हैं, ये उसी को दूसरी भाषा में लिखा गया है, सरल शब्दों में लिखा गया है। धारा 19 कहती है, समझौतों और अधिनिर्णय के प्रवर्तन की कालावधि, यानी किस कालावधि के अंदर वह प्रवर्तन योग्य हो जाएगा। अगर कोई समझौता है तो उसके बारे में धारा 19 की उपधारा 1 में लिखा गया है, पहले हम उसे देखते हैं। समझौता उस तारीख को जिसके बारे में विवाद के पक्षकारों में सहमति हो जाए, और यदि किसी तारीख के बारे में सहमति न हो तो उस तारीख को जिसको समझौता ज्ञापन पर विवाद के पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए हो प्रवर्तन हो जाएगा। यानी जिस तारीख को हस्ताक्षर कर दिए लिखकर, या तो उस तारीख को होगा या भविष्य की किसी तारीख को सहमत हो गए हैं, तो उस तारीख से वह उनके ऊपर लागू हो जाएगा। उपधारा 2 कहती है, धारा 19 की उपधारा 2, ऐसा समझौता उतनी कालावधि के लिए जितनी के बारे में पक्षकारों में सहमति हो जाए, और यदि ऐसी किसी कालावधि के बारे में सहमति न हो तो उस तारीख से जिसको समझौता ज्ञापन पर विवाद के पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए हो 6 मास की कालावधि के लिए आबद्धकर होगा। अगर उन्होंने अवधि तय कर ली तो ठीक है, नहीं तो समझौते की तारीख से 6 महीने के लिए आबद्धकर होगा। 6 मास की कालावधि के लिए आबद्धकर होगा, और पूर्वोक्त कालावधि के अवसान के बाद, यानी 6 महीने की कालावधि के अवसान के बाद में पक्षकारों पर यह तब तक आबद्धकर होगा जब तक उस तारीख से 2 मास का अवसान न हो जाए। यानी 6 मास तक तो होगा, 6 महीने के बाद में और 2 महीने तक वह आबद्धकर बना रहेगा। जिसको समझौते के पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को समझौते का पर्यवेक्षण करने के आशय की लिखित सूचना देता है। अगर समझौते के एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को या पक्षकारों ने दोनों ने मिलकर समझौते का पर्यवेक्षण करने के लिए उन्होंने कोई लिखित सूचना किसी को दे दी है, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के बाद में भी ये 2 महीने के लिए अलग से आबद्धकर हो सकेगा। धारा 19 की उपधारा 3 के अंतर्गत इस धारा के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए अधिनिर्णय उस तारीख से जिसको अधिनिर्णय धारा 17 का अधीन प्रवर्तनीय होगा 1 वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा।
तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, धारा 17 क में लिखा गया है कि जब कोई अवार्ड फाइनल दे दिया जाता है तो उसका प्रकाशन किया जाएगा और प्रकाशन के 90 दिन के भीतर वह 90 दिन के बाद में वह प्रवर्तन योग्य हो जाएगा। 90 दिन के बाद में उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो उसी के आगे बढ़ाते हुए कहेंगे, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिनिर्णय उस तारीख से जिसको अधिनिर्णय प्रवर्तनीय होगा, उस तारीख से यानी प्रवर्तन योग्य होने के बाद में 1 वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा, यानी कम से कम 1 साल के लिए लागू रहेगा। और उस 1 साल की अवधि के अंदर अब वही पक्षकार दोबारा उस विषय को लेकर कहीं नहीं जाएंगे, दोबारा झगड़ा नहीं कर सकते, परंतु समुचित सरकार उस कालावधि को घटा सकेगी, ऐसी कालावधि नियत कर सकेगी जैसी वह ठीक समझे। वह कह सकेगी नहीं साहब ये 6 महीने के लिए है, चाहे कुछ महीनों के लिए या 1 साल के लिए है, इससे भी कम अवधि के लिए, समुचित सरकार उसमें परिवर्तन कर सकेगी। परंतु यह और कि समुचित सरकार प्रवर्तन की कालावधि के अवसान से पूर्व एक समय में 1 वर्ष से अनधिक उतनी कालावधि जितनी वे ठीक समझे उस कालावधि में और बढ़ा सके, किंतु ऐसे किसी अधिनिर्णय के प्रवर्तन की कुल कालावधि उसके प्रवर्तन में आने की तारीख से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। समुचित सरकार 1-1 साल के लिए अवधि बढ़ा तो सकती है, लेकिन अधिकतम कितनी कर सकती है? अधिकतम 3 साल बढ़ा सकती है। 3 साल के बाद वह निर्णय लागू नहीं होगा। भले ही उसी तरह का दोबारा विवाद आ गया तो दोनों ही पक्षकार फिर से न्यायालय आ सकेंगे और फिर से दोबारा उसी के ऊपर निर्णय करवा सकेंगे। तो निर्णय केवल और केवल आबद्ध कर कब तक है? 1 साल। समुचित सरकार उसमें समय समय पर बढ़ा सकती है उस अवधि को, वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल की अवधि तक किया जा सकता है। धारा 19 की उपधारा 4 देखते हैं, जहां की समुचित सरकार का चाहे स्वप्रेरणा से या अधिनिर्णय से आबद्ध किसी पक्षकार के आवेदन पर यह विचार हो कि जब से अधिनिर्णय दिया गया था तब से उन पक्षकारों में जिन पर वह आधारित है तात्विक तब्दीली हो गई है, वहां समुचित सरकार यदि अधिनिर्णय श्रम न्यायालय का था तो श्रम न्यायालय को, यदि अधिनिर्णय किसी अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का था तो राष्ट्रीय अधिकरण को, और उस अधिनिर्णय या उसके भाग को यह विनिश्चय करने के लिए निर्देशित कर सकेगी कि क्या ऐसी तब्दीली के कारण प्रवर्तन की कालावधि कम न कर दी जानी चाहिए, और ऐसे निर्देश पर यथास्थिति श्रम न्यायालय या अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा। समुचित सरकार को चाहे तो स्वयं प्रेरणा से या किसी के कहने से अगर लगे कि परिस्थितियों में तब्दीली हो गई है तो जिसने निर्णय दिया है, जिस प्राधिकारी ने, उसी प्राधिकारी को वापस दे देगा कि इसके लागू होने की कालावधि को क्यों न कम कर दिया जाए, क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई है। तो जिसने निर्णय पहले दिया था वही प्राधिकारी उसके ऊपर दोबारा विचार करके उस कालावधि के बारे में कोई निर्णय कर सकता है। जो दोबारा निर्णय उस प्राधिकारी ने दिया वह निर्णय अंतिम होगा, अब उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। धारा 19 की उपधारा 5। उपधारा 3 में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे अधिनिर्णय को लागू नहीं होगी जो प्रभावी किए जाने के पश्चात उन पक्षकारों पर जो अधिनिर्णय से आबद्ध है कोई चालू रहने वाली बाध्यता अपनी प्रकृति, निबंधनों या अन्य परिस्थितियों के कारण आरोपित नहीं करता है। उपधारा 3 में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे अधिनिर्णय को लागू नहीं होगी, यानी कि जो कालावधि है उसके बारे में ऐसे निर्णय को लागू नहीं होगी जो प्रभावी किए जाने के पश्चात उन पक्षकारों पर जो अधिनिर्णय से आबद्ध है कोई चालू रहने वाली बाध्यता अपनी प्रकृति, निबंधनों या परिस्थितियों का आरोपित नहीं की है। यानी वो ऐसा निर्णय है जिसका बाद में कोई संबंध ही नहीं है, बाद के मामले से उसकी प्रकृति ऐसी है, यानी चालू रहने वाली समस्या नहीं है, वो एक बार ही उत्पन्न हुई थी और बाद में उसका कोई आगे संबंध है नहीं, तब वह आगे के लिए उसमें इंतजार नहीं किया जाएगा और उसके ऊपर बाकी शर्तें लागू ही नहीं होगी। समझौता अधिनिर्णय कोई कालावधि की शर्तें लागू ही नहीं होगी। इसी तरह से उपधारा 3 के अधीन प्रवर्तन की कालावधि का अवसान हो जाने पर भी अधिनिर्णय पक्षकारों पर तब तक आबद्ध रहेगा जब तक कि उस तारीख से 2 मास न बीत गए हो जिसको अधिनिर्णय से आबद्ध किसी पक्षकार ने दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को अधिनिर्णय का पर्यवसान करने का अपना आशय प्रज्ञापित करने की सूचना दी हो। यह कहता है अगर कोई कालावधि बीत गई है उसके बावजूद भी अधिनिर्णय पक्षकारों पर तब तक बाध्यकारी रहेगा जब तक कि एक तो 2 महीने नहीं बीत गए हो, और 2 महीने कब से? जिसको पक्षकार अधिनिर्णय से आबद्ध किसी पक्षकार ने दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को अधिनिर्णय का पर्यवसान करने का आशय या प्रज्ञापित करने की सूचना ने दे दी हो।
वो सूचना दे कि सब अब जो पहले वाला निर्णय है मैं उससे सहमत नहीं हूं, अब उस निर्णय में परिवर्तन का समय आ गया है। ऐसी स्थिति में ही और ऐसी स्थिति के अंदर कालावधि के अंदर विस्तार किया जाएगा और अब उस मामले को दोबारा न्यायालय में उसी को सुनवाई हो सकेगी। फिर से सुने, अगर कालावधि बीत चुकी है और उसके ऊपर 2 महीने का समय बीत चुका है, अलग से कालावधि बीत गई और उससे ऊपर 2 समय बीत चुका हो और इस अवधि के अंदर किसी ने कोई निर्णय, कोई नोटिस दिया हो, एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को कि जो पहले का निर्णय था उसका समय अब बीत चुका है, अब परिस्थितियां बदल गई है, तो उस नोटिस के 2 महीने के बाद में अब उसके ऊपर वापस कोर्ट में या न्यायालय या संबंध पक्षकार कहीं भी जाया जा सकता है, वो बाध्यकारी नहीं होगा। उपधारा 7 लिखती है कि उपधारा 2 या उपधारा 6 के अधीन दी गई कोई भी सूचना तब तक प्रभावशील नहीं होगी जब तक कि वह यथास्थिति समझौते या अधिनिर्णय से आबद्ध व्यक्तियों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों को न दी जाए। सूचना जो देनी है कि अब निर्णय आबद्धकर है या नहीं, इसके बारे में सूचना बहुसंख्यक सदस्यों को दी जानी चाहिए। भले ही सभी को नहीं दी गई है, बहुसंख्यक को दे दी गई है तो पर्याप्त है। समझौते के बारे में ऐसी शर्त थी कि चाहे बहुसंख्यक ने समझौता किया तो बहुसंख्यक पर ही लागू होगा, अल्पसंख्यक पर नहीं होगा, लेकिन सूचना के मामले में ऐसा नहीं है। सूचना अगर बहुसंख्या वाले प्रतिनिधियों को दे दी गई है तो जो अल्पसंख्या वाले प्रतिनिधि है उनके ऊपर भी वह समझौता बाध्यकारी हो जाएगा। धारा 20 हम देखेंगे। अब धारा 20 है कार्यवाही का प्रारंभ और उनकी समाप्ति। कार्यवाही कब प्रारंभ होगी और कब समाप्ति होगी उसके बारे में लिखा गया है। धारा 20 की उपधारा 1 लिखती है, सुलह कार्यवाही के बारे में यह समझा जाएगा कि यह धारा 22 के अधीन हड़ताल या तालाबंदी की सूचना सुलह अधिकारी को प्राप्त होने की तारीख को या बोर्ड को विवाद निर्देशित किए जाने के आदेश की तारीख को जैसी भी स्थिति है प्रारंभ हुई है। कार्यवाही कब प्रारंभ होती है? जब धारा 22 के अधीन सूचना दे दी गई है मजदूरों की तरफ से तो हम हड़ताल करने वाले हैं, या मालिकों की तरफ से यह सूचना दे दी जाती है कि हम तालाबंदी करने वाले हैं। सुलह अधिकारी को जैसे ही यह सूचना दी जाती है उसी तरह से या बोर्ड को इस तरह का विवाद निर्देशित कर दिया जाता है तो उस तारीख से ये विवाद प्रारंभ हो गया है और कार्यवाही प्रारंभ हो गई है ऐसा मान लिया जाएगा। सुलह कार्यवाही उसी समय प्रारंभ हो जाती है। सुलह कार्यवाही जहां की समझौता हो जाता है वहां जब विवाद के पक्षकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो सुलह कार्यवाही तब भी प्रारंभ हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि वह पहले हड़ताल और तालाबंदी का नोटिस दे, दोनों पक्षकारों के आपस में मिलके कोई समझौता हो गया और अब विवाद के पक्षकार जो है समझौते के ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं तब भी माना जाएगा सुलह कार्यवाही प्रारंभ होगी। जहां की समझौता नहीं हो पाया है वहां यथास्थिति जब सुलह अधिकारी की रिपोर्ट समूची सरकार को प्राप्त हो जाती है या जब बोर्ड की रिपोर्ट धारा 17 के अधीन प्रकाशित कर दी गई है तब भी माना जाएगा कि कार्यवाही का प्रारंभ हो गया। समझौता हो नहीं पाया और ना तो समझौता हुआ और ना मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, ना मालिक तालाबंदी कर रहे हैं और सुलह अधिकारी ने अपनी कोशिश सीधी कर ली और सीधी करके असफल होने की रिपोर्ट समूची सरकार को दे दी तो माना जाएगा कि समूची सरकार को जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है कि सुलह कार्यवाही असफल होगी, अगर अब तक शुरू नहीं माना गया तो इस स्टेज पर मान लिया जाएगा कि कार्यवाही शुरू हो गई है। या बोर्ड की रिपोर्ट या सुलह बोर्ड के पास मामला गया और सुलह बोर्ड ने यह कह दिया कि मामला मुझसे नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ, या मैं बोर्ड कहता है कि मैं असफल हो गया, इस तरह की बोर्ड सूचना दे दे तब भी माना जाएगा कि सुलह कार्यवाही का प्रारंभ हो चुका है। जब सुलह कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान धारा 10 के अधीन कोई निर्देश न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को किया जाता है समाप्त हुई समझी जाएगी। इसी तरह से सुलह कार्यवाही के दौरान में धारा 10 के अधीन कोई भी निर्देश दे दिया न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को किया जाता है, उनको समूची सरकारी निर्देश दे सकती है। समूची सरकार ने कोई भी निर्देश दे दिया किसको? न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को, तो हम कहेंगे कि अब सुलह कार्यवाही समाप्त हो गई है और सुलह कार्यवाही समाप्त होने के साथ ही अब निर्देश होने के साथ ही न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण की कार्यवाही शुरू हो जाती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जब सुलह कार्यवाही समाप्त होती है तो उसी जगह से न्यायिक कार्यवाही शुरू हो जाती है।
अब हम देखेंगे धारा 20 की उपधारा 3। मध्यस्थ के समक्ष धारा 10 क के अधीन की या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की कार्यवाही के बारे में यह समझा जाएगा कि विवाद के यथास्थिति माध्यस्थम या न्याय निर्णय के लिए निर्देशित किए जाने की तारीख को प्रारंभ हुई है, और ऐसी कार्यवाही के बारे में यह समझा जाएगा कि उस तारीख को समाप्त हुई है जिसको अधिनिर्णय धारा 17 क के अधीन प्रवर्तनीय हो गया है। अब तक तो हमने देखा था प्राधिकारियों के समक्ष जो कार्यवाही की गई है उसमें विशेष तौर पर थे सुलह अधिकारी, सुलह बोर्ड, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण, उनकी कार्यवाही में। अब हम देखते हैं मध्यस्थ के सामने अगर कोई कार्यवाही कब प्रारंभ मानी जाएगी और कब समाप्त मानी जाएगी। तो मध्यस्थ के समक्ष धारा 10 क के अधीन या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की कार्यवाही के बारे में शुरू हो गया विवाद कब समझा जाएगा, जब विवाद के यथास्थिति माध्यस्थम या न्याय निर्णय के लिए निर्देशित किए जाने की तारीख को प्रारंभ हुई है। जिस दिन माध्यस्थम को मामला निर्देशित कर दिया जाता है कि आप सुनवाई कीजिए, माध्यस्थम को बीच बचाव के लिए माध्यस्थम को जिस दिन निर्देशित कर दिया जाता है उसी तारीख को माध्यस्थम की कार्यवाही शुरू हुई है ऐसा माना जाएगा, और ऐसी कार्यवाही के बारे में यह समझा जाएगा उस तारीख को समाप्त हुई है जिसको अधिनिर्णय धारा 17 के अधीन प्रवर्तनीय हो गया। जब कभी मध्यस्थम ने निर्णय दे दिया है और निर्णय देने के बाद उसका प्रकाशन हो गया है और प्रकाशन होने के बाद एक निश्चित समय बीत गया है, तब वह माना जाएगा कि कार्यवाही का समापन हो गया है, अन्यथा कार्यवाही प्रक्रिया के अंतर्गत मानी जाएगी। तो माध्यस्थम की कार्यवाही शुरू कब होती है, जैसे माध्यस्थम को मामले को निर्देशित कर दिया जाता है, और समाप्त अवार्ड देते ही नहीं होती है। अवार्ड देने के बाद में समूची सरकार को सौंपा जाएगा, समूची सरकार उसका प्रकाशन करेगी, प्रकाशन के बाद में एक निश्चित अवधि तक इंतजार करेगी, उसके बाद में माध्यस्थम की कार्यवाही की समाप्ति मानी जाएगी। अब देखते हैं धारा 21, कतिपय मामलों का गोपनीय रखा जाना। कुछ मामले ऐसे होंगे जो कि गोपनीय रखे जाएंगे, किसके द्वारा? प्राधिकारियों के द्वारा, उसके बारे में लिखे गए। किसी अन्वेषण या जांच के अनुक्रम में प्राप्त कतिपय तथ्य जो व्यवसाय संघ के बारे में या किसी व्यष्टिक कारोबार के संबंध में हो, चाहे उसे कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी, सुलह अधिकारी, बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण या माध्यस्थम द्वारा अभिप्राप्त किसी ऐसी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। इस तरह प्रतिवेदन या पंचाट में कुछ सूचनाएं सम्मिलित नहीं की जाएगी। पहले इसको समझते हैं, फिर अगला पैराग्राफ देखेंगे कि कोई भी अन्वेषण हो रहा है, कोई भी जांच हो रही है, या अन्वेषण या जांच के किसी भी अनुक्रम में कुछ तथ्य ऐसे हैं जो चाहे वो व्यवसाय संघ के संबंध में हो या कोई व्यक्तिगत कारोबार के संबंध में हो या कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी के बारे में कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट है जो पता चले हैं। किन्हें पता चले हैं? प्राधिकारियों को पता चले हैं, वह प्राधिकारी उनको गोपनीय रखेंगे। अब प्राधिकारी कौन है उसकी सूची दी गई है। सुलह अधिकारी, बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण और माध्यस्थम, ये सभी प्राधिकारी है। और ये जब कभी भी अन्वेषण या जांच के किसी भी अनुक्रम में इनको कोई भी तथ्य प्राप्त हुआ, चाहे वो मजदूर वर्ग की तरफ से प्राप्त हुआ हो, चाहे व्यवसायी संघ की तरफ से प्राप्त हुआ हो, चाहे वो मालिक वर्ग की तरफ से प्राप्त हुआ हो, चाहे उनकी फर्म या कंपनी, कहीं से भी कोई भी अन्वेषण में तथ्य प्राप्त हुआ हो, वह उसे गोपनीय रखेंगे और किसी को भी नहीं बताएंगे। इस तरह प्रतिवेदन या पंचाट में निम्न सूचनाएं सम्मिलित नहीं की जाएगी, यानी कि उन्हें कुछ चीजों को गोपनीय रखे, अवार्ड में उसके बारे में नहीं लिखा जाएगा। अब उसके बारे में देखते हैं। जो ऐसे अधिकारी बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण या माध्यस्थन के समक्ष दिए गए साक्ष्य के माध्यम से उपलब्ध होने के सिवाय अन्यथा उपलब्ध नहीं है, यानी वो इस तरह के डॉक्यूमेंट है जिन्हें किसी को दिया नहीं जाता, लेकिन चूंकि श्रम न्यायालय ने या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण या कुल मिला के प्राधिकारी, यहां सबके लिए मैं प्राधिकारी शब्द काम में लूंगा, अथॉरिटी लूंगा, अथॉरिटी ने मांगा था निर्णय करने के लिए, तो अथॉरिटी को तो देना जरूरी था, लेकिन अन्य के लिए वो उपलब्ध नहीं है। इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट है या अन्य को दिखाने के नहीं है, केवल निर्णय अधिनिर्णय की सुविधा के लिए अथॉरिटी को दिया गया था, तो अब उसे प्रकट भी नहीं किया जाएगा और उसके ऊपर अवार्ड को
आधारित भी नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के अधीन की किसी रिपोर्ट या अधिनिर्णय में उस दशा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिसमें कि संबंध व्यवसाय संघ व्यक्ति फर्म या कंपनी ने यथास्थिति सुलह अधिकारी बोर्ड न्यायालय श्रम न्यायालय अधिकरण राष्ट्रीय अधिकरण या माध्यम से लिखित प्रार्थना की हो कि ऐसी जानकारी गोपनीय मानी जाए। जब जब किसी प्राधिकारी के सामने किसी व्यक्ति ने कोई डॉक्यूमेंट पेश तो कर दिए या कोई बात कह तो दी, लेकिन इस शर्त के साथ में कि अब इन्हें आप गोपनीय रखेंगे, तो उसको भी गोपनीय रखना होगा। और न ऐसा सुलह अधिकारी या बोर्ड का कोई एक सदस्य न्यायालय श्रम न्यायालय प्राधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या माध्यस्थम या कार्यवाही में उपस्थित या उससे संपर्क कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी को यथास्थिति उस व्यवसाय संघ या सचिव की या संबंधित व्यक्ति फर्म या व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना प्रकट करेगा। इन्हें कोई प्रकट नहीं करेगा। प्राधिकारियों के लिए एक परिस्थिति दी गई है कि जब वह उस मामले की गोपनीयता को भंग करके उसको प्रकट कर सकते हैं, वो है लिखित सहमति। अगर संबंधित पक्षकार से लिखित सहमति ले ली गई है तो लिखित सहमति लेने के बाद में उसका प्रकाशन हो सकता है। लिखित सहमति देने के बाद में उसके ऊपर निर्णय आधारित किया जा सकता है। लेकिन अगर लिखित सहमति नहीं ली गई है तो ऐसी स्थिति में अब निर्णय को आप निर्णय उन तथ्यों को और उन डॉक्यूमेंट को गोपनीय रखेंगे और उसे निर्णय के अंदर सम्मिलित किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। धारा 21 के अंदर एक परंतु दिया गया है, अब उसे देखते हैं। परंतु इस धारा की कोई भी बात ऐसी किसी जानकारी के भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अधीन अभियोजन के प्रयोजन के लिए प्रकट करने को लागू नहीं होगी। लेकिन मामला आपराधिक बन गया है और आपराधिक मामला बन गया है और उससे पूछा तो वहां तो प्रकट करना पड़ेगा, अभियोजन के लिए प्रकट करने के लिए लागू नहीं होगी। यानी वहां पर कोई ये नहीं कह सकता कि साहब गोपनीय रखूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपराधिक मामला बन गया है तो प्रकट करने के लिए कहा जा सकता है, अन्यथा उसे नहीं प्रकट करना है। तो कुल मिलाकर हम इसे कह सकते हैं नोट, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11 से लेकर 21 तक में विभिन्न प्राधिकारियों जिसमें समझौता अधिकारी सुलह अधिकारी बोर्ड न्यायालय और अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण आते हैं द्वारा कार्य करने की प्रक्रिया उनके शक्ति और कर्तव्य के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में हमने ये पिछले 2 वीडियो और आज के एक वीडियो सहित कुल 3 वीडियो में हमने जाना। एक केस है एटलस साइकिल उद्योग लिमिटेड बनाम PN ठुकराल 1971 का मामला है। पंजाब उच्च न्यायालय ने कहा कि जिन प्राधिकारियों का औद्योगिक न्यायालय द्वारा अनुसरण किया जाएगा इस धारा के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप हो, इसके अतिरिक्त प्राधिकारियों द्वारा किए गए विवेक या सद्भाव पूर्वक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यह कहता है कोई भी प्राधिकारी होगा अपने जो शक्तियां या विवेक दिए गए उनका प्रयोग कैसे करेगा, या तो इस अधिनियम के जो मूल सिद्धांत दिए उनके अनुरूप करेगा और इसके अतिरिक्त यानी सिद्धांत अधिनियम की धारा 11 से लेकर 21 तक का तो पालन करना ही करना है, इसके अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के नियमों का भी पालन करना है और विवेक का सावधानी पूर्वक और सतर्कता पूर्वक प्रयोग करना है। यह भी ऊपर से अतिरिक्त शर्तें हैं। और इसी के साथ ही लेबर लॉ यानी श्रमिक विधियों के ऊपर हमारा 14 नंबर जो वीडियो है यही समाप्त होता है। और इन दिनों में औद्योगिक विवाद अधिनियम चल रहा है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के ऊपर यह 9वां वीडियो आपने देखा और सुना। मैं भरत कुमार जाजड़ा इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।